हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेसिक रेडिएशन फिजिक्स। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे थर्मियोनिक एमिशन, एनोड एंगल एंड आरईटी। आरईटी क्या है? रोटेटिंग इन्वेल्व ट्यूब। थर्मियोनिक एमिशन, इसको हम थर्मल इलेक्ट्रॉन एमिशन भी बोलते हैं और एडिशन इफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें लिबरेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी इलेक्ट्रोड से बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर। अगर मान लो कि हम किसी एक इलेक्ट्रोड को टेम्परेचर या हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वहां से अगर लिबरेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वहां पे होगा हमारा थर्मियोनिक एमिशन। अब ये कब होता है? दिस अकर बिकॉज दी thermal energy given to the charge carrier overcomes the work function of the material। और ये तभी होगा, मान लो कि अगर हमने उसको हीट प्रोवाइड करवाई, अगर वो जो हीट है वो अगर इक्वल नहीं है वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल से, तो वहां पे थर्मियोनिक एमिशन नहीं होगा, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। तो इतना याद रखना कि जो थर्मल एनर्जी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो या तो ग्रेटर होगी या फिर इक्वल होगी किसके? वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल के। अब जो चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, और इन ओल्डर लिटरेचर आर समटाइम कॉल्ड थर्मियोन्स। अब जो आयंस निकल रहे हैं उसको हम थर्मियोन्स भी कहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स या आयंस भी बोल सकते हैं। आफ्टर एमिशन, अब जब एमिशन हो गया है, ए चार्ज दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन टू द टोटल चार्ज एमिटेड इज इनिशियली लेफ्ट बिहाइंड इन द एमिटिंग रीजन। तो जब एमिशन हो जाएगा तो वहां पे जो पीछे चार्ज कितना बचेगा, वो बचेगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसी चार्ज के इक्वल होगा जो एमिट हुआ है, पर उसका जो साइन होगा वो अपोजिट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स का लिबरेशन हो रहा है, तो अगर मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुए हैं तो -2 लिबरेट हो गए हैं, तो पीछे कितना चार्ज बचेगा? वो बचेगा +2 चार्ज। पर अगर मान लो कि अगर हमने जो ट्यूब है अगर हमने बैटरी से कनेक्ट की हुई है, तो वो जो बैटरी है वहां पर वो न्यूट्रलाइज कर देगी, मतलब वो खुद से और चार्ज वहां पे देती जाएगी। तो इस वजह से वहां पे जो चार्ज होगा वहां पे 0 हो जाएगा, पीछे जो चार्ज बचेगा वो 0 रह जाएगा। जो क्लासिकल एग्जाम्पल है थर्मियोनिक एमिशन का वो है वैक्यूम ट्यूब। और कहाँ से लिबरेट होता है थर्मियोनिक एमिशन, कहाँ पे हो रहा होता है? वो होता है कैथोड पर। और जो कैथोड होता है वो फिलामेंट होता है, उसमें एक फोकसिंग कप होता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखो, जो क्लासिकल वैक्यूम ट्यूब है उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होगा? ओवर 1000 केल्विन। कितना चाहिए होगा? 1000 केल्विन। और ये देखो, ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी दिया है, 730 डिग्री सेल्सियस और 1340 मतलब कि 1340 फ़ारेनहाइट। इतना टेम्परेचर चाहिए होगा ताकि हम इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड से लिबरेट करवा सकें। ये देखो, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है थर्मियोनिक एमिशन का, और इसको दिया किसने? O.W. रिचर्डसन दुशमैन ने। अब ये देखो, ये है JS इज इक्वल टू AT² इंटू ई रेज्ड पावर -B/T। अब जो JS है वो हमें क्या बताता है? ये बताता है एमिशन करंट डेंसिटी इन एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब ये एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका SI यूनिट है। और जो ये T² है, यहाँ पे जो T है वो क्या है? टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इन केल्विन। याद रखना इन केल्विन होगा। और जो A है, यहाँ पे A जो है इसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी जो SI यूनिट है वो है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन स्क्वायर। अब ये -B है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखो B क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट ऑफ द एमीटर। और किस में रिप्रेजेंट कर रहा है? केल्विन्स में। और जो ये E है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये है नेचुरल लोगरिथम बेस। ये एक नेचुरल लोगरिथम बेस है जिसकी वैल्यू है 2.7183। अब इतना याद रखना कि ये जो A है इसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट बोल रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू है मेटल के लिए वो है 6 लाख के आसपास होगी इसकी वैल्यू। अच्छा सुनो मेरी बात, एक प्लैंक्स कांस्टेंट हमने पहले भी पढ़ा है, उसमें हमने जो एनर्जी का जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था हमने एच न्यू करके, E इज इक्वल टू एच न्यू करके पढ़ा था। तो वो जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो अलग है और ये प्लैंक्स कांस्टेंट अलग है, तो दोनों याद रखना। ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है ये है उसके लिए थर्मियोनिक एमिशन के लिए, और वो जो था वो था एनर्जी को निकालने के लिए। थर्मियोनिक एमिशन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला जो है वो है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, जो हम पहले भी पढ़ा है। जो सेकंड है वो है टेम्परेचर ऑफ द मेटल सरफेस, और जो थर्ड है वो है एरिया ऑफ द मेटल सरफेस। अभी किस मेटल सरफेस की बात हो रही है? ये हो रही है कैथोड की बात।
पहला फैक्टर है वो है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। अब ये क्या कहता है, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द एटम ऑफ द मेटल टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहता है कि जो वर्क फंक्शन होता है मेटल का, वो एक मिनिमम एनर्जी होती है। ये मिनिमम एनर्जी होती है जो कि एटम को चाहिए होती है ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर पाए। द लोअर वैल्यू ऑफ द वर्क फंक्शन मीन्स इट इज इजी टू प्रोवाइड एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम ऑफ दैट मेटल। अगर मान लो कि वर्क फंक्शन का जो वैल्यू है वो लोअर है, बहुत कम है, तो इसका मतलब ये है कि हमें बहुत ही कम एनर्जी चाहिए होगी ताकि हम इलेक्ट्रॉन्स को उस मेटल से एमिट करवा पाए। अब अगर मान लो कि अगर हायर वर्क फंक्शन होगा तो वहां पे हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी एमिशन के लिए। Thus, the rate of emission of the thermion can be increased if the metal with low work function is utilized for this purpose. तो अगर मान लो कि अगर हमने rate of emission of thermions अगर increase करना है, कि अगर जो electrons है वो हमें पता है, अगर हमने increase करवाने हैं तो हमें वही metal use करना चाहिए जिसका जो work function है वो low हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे electrons emit हो पाए उस surface से। टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, जो सेकंड फैक्टर है वो है टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। जो टेम्परेचर ऑफ द सरफेस है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है थर्मियोनिक एमिशन में। अगर जो टेम्परेचर होता है एमिटर मेटल का, अब ये एमिटर मेटल कौन सा होता है, कैथोड का, अगर मान लो कि टेम्परेचर ज़्यादा हो तब वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पे ज्यादा रिलीज होंगे। एज हाई टेम्परेचर प्रोवाइड थर्मल एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, जो कि लीड करता है टू द इंक्रीमेंट इन देयर काइनेटिक एनर्जी। और इस वजह से जैसे जैसे उनका जो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे जो एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन्स को मिलती जाएगी और इस वजह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। अब ये देखो, ये ग्राफ दिया गया है, इसमें क्या लिखा है, एक साइड जो वाई एक्सिस है उस पे देखो क्या लिखा है, एमिशन करंट डेंसिटी इन एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, और इस साइड जो एक्स एक्सिस है उस पे देखो, इस पे लिखा है टेम्परेचर इन केल्विन। तो देखो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे जो एमिशन करंट डेंसिटी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। जो थर्ड फैक्टर है वो है सरफेस एरिया ऑफ द मेटल सरफेस। अब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा मेटल का, उतनी ज्यादा वहां पे थर्मियोनिक एमिशन होगी। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे थर्मियोनिक एमिशन भी बढ़ती जाएगी। ये किस लिए होता है, मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द रेट ऑफ एमिशन। अगर जितना ज्यादा जो सरफेस एरिया होगा उतना ही जो रेट ऑफ एमिशन होगा वो भी बढ़ेगा। द लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू एमिट। जितना ज्यादा जो लार्ज सरफेस एरिया है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एमिट करने का स्पेस देता है। Thus, if large surface area metal are used, the rate of thermionic emission will increase proportionally. Proportionally का क्या मतलब है कि उसके साथ ही जैसे जैसे जो surface area वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो thermionic emission है वो भी increase करती जाएगी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनोड एंगल। एनोड एंगल रेफर्स टू द एंगल द टारगेट सरफेस ऑफ द एनोड सिट्स एट इन द रिलेशन टू द वर्टिकल। अब जो वर्टिकल लाइन होती है उसके साथ जो एनोड होता है वो किस एंगल पर होता है वो हमें बताता है एनोड एंगल। अब बहुत सारी जो एक्स-रे ट्यूब होती है वहां पे जो एनोड एंगल होता है वो बीच में होता है 12 से 15 डिग्री के, पर इससे ज्यादा भी हो सकती है वैल्यू एनोड एंगल की, ऐसे कम भी हो सकती है, और वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा एप्लीकेशन के बेसिस पर। अब जो डिग्री होती है एंगुलेशन की, जो एनोड की जो एंगुलेशन की जो डिग्री होती है वो अफेक्ट करती है किसको, इफेक्टिव फोकल स्पॉट लेंथ को। और इस वजह से जो उसका कितना वो इफेक्ट डाल रही है फोकल स्पॉट पर, या कितना जो एंगल है वो फोकल स्पॉट के साथ वेरी कर रहा है, वो हमें बताता है ये वाला इक्वेशन। इसमें देखो क्या है, जो स्मॉल एफ है वो इक्वल होगा कैपिटल एफ इंटू, ये देखो ये म्यू दिया गया है साइन थीटा। अब ये क्या बताता है कि जो स्मॉल एफ है वो हमें बताता है इफेक्टिव फोकल स्पॉट लेंथ। अब जो कैपिटल एफ है वो हमें बताता है एक्चुअल फोकल स्पॉट लेंथ, और जो ये म्यू है वो बताएगा हमें एनोड एंगल, और जो साइन थीटा होगा वो तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो बताएगा हमें। द स्मॉलर द इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज, जितना स्मॉलर होगा इफेक्टिव फोकल स्पॉट का साइज उतना ही बेटर स्पेशल रेजोल्यूशन, उतना ही अच्छी वो इमेज देगा, उतनी अच्छी क्वालिटी की वो हमें इमेज प्रोवाइड करवाएगा। पर जो ये क्या करता है, अगर मान लो कि अगर इफेक्टिव फोकल स्पॉट का जो साइज है वो अगर हम स्मॉल कर दें तो ये जो एक्सरे फील्ड है उसको भी लिमिट कर देगा।
जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है RET, रोटेटिंग इन्वेल्व्ड एक्सट्यूब। ये एक हाई परफॉर्मेंस एक्सट्यूब है जिसको 2000 में, जो अर्ली 2000s थे उस दौरान इसको डेवलप किया गया था। इसके दो मेन फीचर्स हैं। जो पहला फीचर है उसमें क्या है कि जो एनोड प्लेट है वो कूलिंग ऑयल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी, इस वजह से ये बेटर हीट डिसिपेशन कर पाएगा। और जो सेकंड फीचर है वो क्या कहता है कि जो रोटेशन होगी वो पूरे के पूरे इन्वेल्व की होगी अराउंड द एक्सिस ऑफ द एनोड, एनोड के एक्सिस के आसपास। इन्हीं दो फीचर्स की वजह से इसकी जो हीट डिसिपेशन की पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी और उस वजह से जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और इसकी जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादातर है डुअल एनर्जी सिटी। Thank you so much. I hope you like my video and do subscribe my channel.